इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स करने के लिए हम फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेट के हवाले से आज हमारा 6th लेक्चर है। अब तक हम इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 के हवाले से 8 परक्विजिट्स और उनकी टैक्स ट्रीटमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 9th परक्विजिट, 9th बेनिफिट जिसकी टैक्स ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस का म्यार आप यहाँ से देख लें कि ये इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है जो आपने करना है। तो अगर इसे आप अभी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपके लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम्स का हिस्सा तो है ही है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है जिसमें प्रोविडेंट फंड का पूछा जाता है कि बताएं भाई प्रोविडेंट फंड के मीनिंग्स क्या हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट्स बताएं, प्रोविडेंट फंड की टैक्स ट्रीटमेंट बताएं। तो वो आज आपने सीखनी है, बड़े ध्यान से सीखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंट फंड के बारे में पहले तो ये समझें भाई, प्रोविडेंट फंड की 3 टाइप्स होती हैं। एक है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, एक है रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, और एक है अनरिकॉग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड। अब ये प्रोविडेंट फंड है क्या और इसकी टैक्स ट्रीटमेंट हमने किस तरह पढ़नी है प्रोविडेंट फंड है क्या और इसकी टैक्स ट्रीटमेंट किस तरह पढ़नी, बात बड़ा पहले ध्यान से सुन लेंगे ना, फिर समझना आसान हो जाएगा। देखिए प्रोविडेंट फंड होता क्या है। फंड कहते हैं कोई भी रकम कहीं जमा करवा दी जाए, फंड कहते हैं कोई भी रकम जमा करवा दी जाए जिसमें इजाफा होता रहे, फ़ायदा मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे, यील्ड मिलती रहे, रिटर्न मिलता रहे, तो हम कहते हैं ये फंड है। तो एक एम्प्लॉयर क्या करता है, कंपनी का मालिक क्या करता है, अपने मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए हर महीने एम्प्लॉई की सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट करता है, जिसे कहा जाता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। हर महीने अपने जब एम्प्लॉय को सैलरी देता है ना तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काट लेता है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की सैलरी में से 2000 काट लिया गया पर मंथ, एनुअल कितना हो गया 24,000। एम्प्लॉय की सैलरी में से साल का 24,000 काट लिया गया। ऑपरेशनली बाय रूल तो क्या होगा कि जितने पैसे एम्प्लॉय की सैलरी में से काटे गए हैं ना उतने पैसे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। 24,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया अपने एम्प्लॉय के लिए, टोटल एक साल में जमा हो गया 48,000। सिर्फ ये नहीं, इस 40,000 को इन्वेस्ट कर दिया जाता है ऐसी जगहों पर जहां से कंफर्म प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट मिलता है, मुनाफा मिलता है, कंफर्म, वहां पर इन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस 48,000 को इन्वेस्ट कर दिया गया तो क्या हुआ, एक साल के बाद 48,000 रुपये जमा हुआ था, उस पर तकरीबन 4200 का इंटरेस्ट मिल गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4,000 का क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। टोटल कितने पैसे हो गए, एक साल में एक एम्प्लॉय के 52,000 रुपये जमा हो गए। कितने पैसे जमा हो गए, 24 उसके कटे थे, 24 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करवाया, 48 हो गया, 48 पे मुनाफा मिला 4,000, कितना हो गया 52,000। अब दूसरे साल 52,000 उसका पहले से जमा था,
52,000 पहले से जमा था, 24 दोबारा उसकी सैलरी में से कटा, 24 फिर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, अब 1 लाख जमा हो गया। इस 1 लाख पर फिर मुनाफा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस 1 लाख पर 8,000 मुनाफा मिला, तो ये हो गया 1,08,000। एक एम्प्लॉय का दूसरे साल के एंड पे कितने पैसे जमा हो गए? पहले साल के एंड पे 52,000 जमा हुए, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल फिर ऐसा ही होगा। 1,08,000 तो पहले से जमा था, 1,08,000 पहले से जमा था, 24,000 फिर उसकी सैलरी में से कटा, 24,000 फिर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, 1,08,000 और 48, 1,56,000 जमा हो गया। इस 1,56,000 पर मुनाफा मिलेगा। मिसाल के तौर पर 1,56,000 पर 14,000 रुपये मुनाफा मिलता है, तो 1,70,000 रुपया जमा हो गया। जितनी रकम बढ़ती जाएगी साथ साथ उतना उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता जाएगा। हर साल ये रकम क्या होती जाएगी? कॉन्टिन्यू टू एक्यूमुलेट, मुसलसल जमा होती रहेगी, मुसलसल। और ये जो एक अमाउंट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दूसरी अमाउंट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तीसरी अमाउंट है ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? पहले साल 4,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल 8,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, तीसरे साल 14,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। मुनाफा मिल रहा है ना, पैसे जमा हो रहे हैं, पैसे साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, फिर इसलिए ओवरऑल मुनाफा भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह 4th ईयर 5th ईयर ये रकम कॉन्टिन्यू टू एक्यूमुलेट, मुसलसल जमा होती रहेगी और ये एम्प्लॉय को अदा कर दी जाएगी। अगर उसकी डेथ हो गई उसकी फैमिली को, वो खुद चाहे तो दरख्वास्त देकर अपनी ये रकम वसूल कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है। अदरवाइज जब वो रिटायर होगा तो जितने पैसे उसके जमा हुए होंगे ना, वो रकम उसको दे दी जाएगी प्रोविडेंट फंड के नाम पर। उसको कहा जाता है रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। क्या? रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब क्या है भला? कि प्रोविडेंट फंड की जो रकम इकट्ठी वसूल होगी, प्रोविडेंट फंड की जो रकम इकट्ठी वसूल होगी। तो 4 चीजें हैं प्रोविडेंट फंड के हवाले से जो आपने, जिसकी टैक्स ट्रीटमेंट सीखनी है। प्रोविडेंट फंड के हवाले से 4 चीजें हैं जिसकी टैक्स ट्रीटमेंट आपने सीखनी है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? जो इंटरेस्ट एम्प्लॉयज को मिलता है उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। और ये जो इकट्ठी रकम मिलेगी, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये जब रिटायरमेंट के वक्त या किसी की डेथ के बाद या किसी की बीमारी के बाद जब रकम उसे मिलेगी, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा। तो प्रोविडेंट फंड के हवाले से ये 4 चीज़ों की टैक्स ट्रीटमेंट हमने पढ़नी है। 4 चीज़ें यहाँ पर, 4 ही यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर। जब प्रोविडेंट फंड की बात होगी तो इन चारों की बात होगी कि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है खुद से, उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा। जो उसका एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा। जो इंटरेस्ट उसको हर साल मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा। और जो इंटरेस्ट, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस उसने वसूल करना है, जो इकट्ठी रकम उसने वसूल करनी है, उस पर कितना टैक्स होगा। तो ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आएंगी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में। हर तरह के प्रोविडेंट फंड में ये 4 अमाउंट्स हैं जी। कौन कौन सी? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और चौथी है जी रिसीट ऑफ इसी तरह यहां पर भी
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, receipt of accumulated balance of provident fund, receipt of accumulated balance of provident fund, receipt of accumulated balance of provident fund। ये चार चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आ जाएंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड में भी चार चीज़ें हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो प्रोविडेंट फंड के हवाले से इन चारों चीज़ों की टैक्स ट्रीटमेंट आपने देखनी है। मैं बता रहा था, देखें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसकी जितनी भी अमाउंट होगी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही है, तीनों केसेस में ऐसे ही है, तीनों केसेस में बेटा ऐसे ही है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तीनों शक्लों में, तीनों सूरतों में, तीनों टाइप्स में ऐसे ही होगी, ऑलरेडी इंक्लूडेड, कोई अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। जहां तक बात है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की, अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है ना, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का मतलब है जो सरकारी या नीम सरकारी इदारे अपने मुलाजमीन के लिए मेंटेन करते हैं, जैसे वापडा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आर्मी है, पुलिस है, रेलवे है, ये सरकारी इदारे हैं। ये सरकारी इदारे अपने मुलाजमीन के लिए जो प्रोविडेंट फंड मेंटेन करते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज कहते हैं ऐसा प्रोविडेंट फंड जो आपने टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर से इजाज़त लेकर बनाया हुआ है। और अनरिकॉग्नाइज या अनअप्रूव्ड का मतलब है ये ऐसा प्रोविडेंट फंड है जो आप अपने तौर पर मेंटेन कर रहे हैं, आपने टैक्स डिपार्टमेंट से इसकी इजाज़त, इसको टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, उनकी रिक्वायरमेंट्स पर आप अमल नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होगा तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एग्जैम्प्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी एग्जैम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है, और जो फुली जो आपको एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है वो भी फुली एग्जैम्प्ट है। सरकारी जो प्रोविडेंट फंड है उसकी जितने भी ये चारों एलिमेंट्स हैं सारे के सारे फुली एग्जैम्प्ट हैं। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सूरत में इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन भी एग्जैम्प्ट है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एग्जैम्प्ट है, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी एग्जैम्प्ट है, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी एग्जैम्प्ट है। जो इकट्ठी रकम एंड पर मिलेगी वो भी एग्जैम्प्ट है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में। रिकॉग्नाइज को डिस्कस करने से पहले अनरिकॉग्नाइज को देख लें। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नोट तो होता ही रहेगा, पहले समझ लें। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुली एग्जैम्प्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी फुली एग्जैम्प्ट है, और जो रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस है ये फुली एग्जैम्प्ट है, ये भी फुली एग्जैम्प्ट है। जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका एब्रीविएशन है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो इकट्ठी रकम मिलेगी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, ये एग्जैम्प्ट है, कितनी एग्जैम्प्ट अप टू 50%।
आधी एग्जाम्प्ट है, आधी टैक्सेबल है। जितनी भी रकम मिलेगी उसका हाफ ले लेना है, हाफ माइनस कर देना है, बाकी हाफ टैक्सेबल होगा। अभी याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको याद रहे भाई गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में चारों अमाउंट्स फुली एग्जाम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा ना अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो इकट्ठा बैलेंस मिलेगा वो 50% तक एग्जाम्प्ट है, आधा एग्जाम्प्ट है आधा टैक्सेबल है। अब आ जाए रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड पर। रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जहां तक बात है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा जरा, शाबाश। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये फुली एग्जाम्प्ट नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। ये कितना एग्जाम्प्ट है? लेस एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹1,50,000। तो जहां तक बात है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो मैं बता रहा था कि एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹1,50,000, विच एवर इज लेस, विच एवर इज आपने बेसिक सैलरी का 10% लेना है और 1,50,000 फिक्स है, ये रूल है। दोनों में से जो रकम कम होगी ना उसको यहां पर माइनस कर देना है, फिर जितनी अमाउंट बाकी बचेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। जितना भी प्रोविडेंट फंड मिल रहा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसे लिखना इनर कॉलम में, एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% ले लेना है। मिसाल के तौर पर आपकी बेसिक सैलरी होती है जी साल की, एक साल की सैलरी होती है 11 लाख। 11 लाख का 10% लें, कितना आ गया? 1,10,000। 1,10,000 और 1,50,000 में से कौन सी रकम कम है? 1,10,000। तो 1,10,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड फॉर एग्जाम्पल आपको मिल रहा है 1,20,000, उसमें से 1,10,000 माइनस हो जाएगा और बाकी 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर किसी की बेसिक सैलरी होती है जी 1,60,000, सॉरी 16 लाख, बेसिक सैलरी कितनी होती है? 16 लाख। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से 10% बेसिक सैलरी का लें। बेसिक सैलरी है 16 लाख, 16 लाख का 10% लेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। 1,60,000 और 1,50,000 में से कौन सी रकम कम है? तो 1,50,000 माइनस होगा, 1,60,000 नहीं माइनस होगा। 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेनी है और उसको कंपेयर करना है 1,50,000 से। जो दोनों में से कम होगा ना वो एग्जाम्प्ट होगा, जो दोनों में से कम होगा वो यहां पर माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाए इंटरेस्ट क्रेडिटेड। जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा, जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा। पहली बात तो ये देखें इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कैसे होता है, देखें डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको समझाता रहा ना, साथ साथ में बताता रहा आपको कि 48,000 था ना तो 4,000 इंटरेस्ट बना। रकम बढ़ के 1 लाख हो गई तो इंटरेस्ट कितना हो गया? रकम बढ़ के 1,56,000 हो गई तो इंटरेस्ट कितना हो गया? भाई इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होता है? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 24,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 24,000, कुल मिलाकर आया 48,000। इंटरेस्ट 48,000 पर मिलना है। वो 10% मिल रहा हो, वो 8% मिल रहा हो, वो 9% मिल रहा हो, जो मार्केट रेट चल रहा हो। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा ना ये एग्जाम्प्ट है, कितना? अप टू 16%।
16% तक एग्जाम्प्ट है और 1/3 ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। 16% तक अगर इंटरेस्ट मिल रहा हुआ तो माफ है, 16% से ज्यादा अगर सूद मिल रहा है ना आपको फिर टैक्सेबल है। कितना? जितना 16% तक माफ कर दें, माइनस कर दें। क्या मतलब? जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा ना, गिवन होगा, हमने क्या करना है, हमने 16% लेकर चेक करना है। 16% किसका लेना है? फिर वो बेसिक सैलरी, अभी मैं समझा के आया हूं। इंप्लॉई और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 16% लेना है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में लिखा होता है इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन 1 लाख, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 1 लाख, 2 लाख की कंट्रीब्यूशन हो गई। 2 लाख पर 16% लेना है, वो आएगा 32,000। मिसाल के तौर पर अगर आपको 40,000 इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसमें से ये 32,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी जो 8,000 बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैं भी इसका प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ, आप घर के लिए इलस्ट्रेशन भी देता हूँ, उसको करिएगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी साथ साथ क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा। बाद में प्रॉब्लम करवाते हुए तो कोई ना मुझे कहे सर ये बता देंगे कैसे हुआ। भाई उसमें एक प्रॉब्लम में 20-20, 21 एडजस्टमेंट होनी है, उसमें हर एडजस्टमेंट पे रुक गए ना हम तो आधा घंटा एक एडजस्टमेंट पे लग जाएगा। ये फॉर्मेट 1 महीना लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि कल को प्रॉब्लम करवाते हुए ना कहिएगा सर ये कैसे एग्जाम्प्ट हो गई जी। अच्छा ये 45% आपने क्यों ले लिया जी, ये 10% बेसिक सैलरी का क्यों लिया है? ये फॉर्मेट 1 महीना इस वजह से लगाना है, वरना एक न्यूमेरिकल करने बैठे हैं उसमें 21 पॉइंट है, 21 चीज़ें समझाना पड़ती हैं। वो 21 चीज़ें समझाने में 2-2, 3-3 घंटे लग सकते हैं। तो हर क्वेश्चन पे नई एडजस्टमेंट आ जानी है। इस वजह से हम 20-25 दिन अलग निकाल रहे हैं स्पेशली इनके लिए, स्पेशली फॉर्मेट के लिए, ताकि जब प्रॉब्लम करें उसमें मसला ना हो। तो साथ साथ याद कर लीजिएगा इसे। मैं एक आपको एक्सरसाइज इसकी करवा दूँ ज़रा। अच्छा, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जितना भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा बेटा ये फुली एग्जाम्प्ट है। जो इकट्ठा बैलेंस मिलता है ना, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये फुली एग्जाम्प्ट होता है। मैं आपको जरा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ जरा किसी भी टाइप की। चले हम इशू डिस्कस करते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अपने मुलाजमीन का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रही है। बेसिक सैलरी है जी एम्प्लॉय की, एनुअल सैलरी है 12 लाख, 12 लाख उसकी बेसिक सैलरी है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके लिए 1,20,000। एम्प्लॉयर भी इतनी ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है। $1,20,000 और इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 48,000। कहता जिसकी टैक्स ट्रीटमेंट करें। अब ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको साथ ही नोट करें ताकि आपके पास ये फॉर्मेट रहेगा ना, तो प्रॉब्लम करते हुए कहीं पर भी अटकेंगे तो देख सकेंगे। सबसे पहले देखें जी, आपने बेसिक सैलरी लिखना होती है। बेसिक सैलरी आपको पता है जी फुली टैक्सेबल है। 12 लाख की सैलरी फुली टैक्सेबल है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग देनी है जी, अब हम ट्रीटमेंट लिखने जा रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट, ये लेक्चर आपने मिस कर दिया तो बड़ी इंपॉर्टेंट समझ लें, पेपर में 100% होता है कि ये प्रोविडेंट फंड वाली ट्रीटमेंट लाजमी आएगी। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले क्या होगा जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड कितनी है? 1,20,000। उसके बाद
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 1,20,000 है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 48,000 है। इधर व्हाइट बोर्ड पे आप ध्यान रखिएगा, शाबाश बेटा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या लिखना है? ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये सैलरी में पहले से शामिल है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जैम्प्ट है, रिकॉग्नाइज है ना ये, लेस एग्जैम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 12 लाख और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस। 12 लाख का 10% में कितना आता है? तो 1,20,000 ही कम है, वो ही लिख दें। 1,20,000 था, 1,20,000 ही माफ हो गया, 0 आ गया, बचा ही कुछ नहीं। 1,20,000 ही मिल रहा था, 10% लिया तो 1,20,000 ही आ गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जैम्प्ट अप टू 16% और 1/3 16% लेके देखें कितना आता है। सोलह फीसद किसका लेना है? बोल दें, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,20,000 और 1,20,000, 2,40,000 का 16% लेना है। 2,40,000 का 16% लिया तो कितना आया? 38,400। 1/3 लें सैलरी का, सैलरी है 12 लाख, वो आता है 4 लाख। अब 4 लाख कम है या 38,400 कम है? 16% लें 2,40,000 का, 38,400 कम है, वो ही माइनस हो जाएगा। 48,000 मिल रहा है, विच एवर इज लेस। वो देखिए लिखवाया नहीं मैंने, विच एवर इज लेस। 16% भी लें और 1/3 भी लें। 16% लेना नहीं 2,40,000 का, वो आया 38,400, और 1/3 लें सैलरी का, सैलरी 12 लाख, उसका 1/3 लिया 4 लाख आ गया। 4 लाख और 38,400 में से क्या कम है? 38,400 कम है, ये माइनस हो जाएगा, बाकी कितना आ जाएगा? 9,600। ये टैक्सेबल हो जाएगा। जो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे वो टैक्सेबल होती जाएगी। इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके बता दिया। अब आप प्रैक्टिस के लिए बुक निकालें ज़रा, मैं बुक में आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप इलिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। पेज नंबर बताता हूँ, ज़रा बुक दीजिएगा मुझे। करें करें, नोट करें करें। बुक ज़रा दीजिएगा, मैं आपको ज़रा एक्सरसाइज के लिए बताऊँ कि आप कौन कौन सी इलिस्ट्रेशन करें, तो आपका ये पॉइंट जो है ना प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ मैंने करके भी बता दिया आपको, इसे घर जाके याद भी करें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। बेटा पेज नंबर 85 पर इलिस्ट्रेशन नंबर 15 वो करें, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 करें और 17 छोटी छोटी इलिस्ट्रेशन है। जैसे मैंने अभी एक करवाई है ना इलिस्ट्रेशन, अब मैंने व्हाइट बोर्ड पे इलिस्ट्रेशन करवाई है ना भाई, तो आप इलिस्ट्रेशन नंबर पेज नंबर 87 पर इलिस्ट्रेशन नंबर 16 करें, 17 करें, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 करें। 16, 17 और 18 से इलिस्ट्रेशन करें, इंशाअल्लाह आपका काफ़ी हद तक ये जो इशू है ना ये रिजॉल्व हो जाएगा, काफ़ी आपकी ग्रिप हो जाएगी इस पर। पेज नंबर 86 पर है बेटा, 86 पर है इलिस्ट्रेशन नंबर 87 पर, सॉरी 87 पर इलिस्ट्रेशन नंबर 16, फिर 88 पर इलिस्ट्रेशन नंबर 17 और 89 पर इलिस्ट्रेशन नंबर 18। पेज नंबर 89 पर इलिस्ट्रेशन नंबर 18, ये 3 इलिस्ट्रेशन कर लें, इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा।